लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक के बारे में जब बात आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, और यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो चंद्रगुप्त वन को भी लेकर है। ध्यान समझिएगा, चंद्रगुप्त वन एक ऐसे शासक थे जिनके टाइम से गुप्ता साम्राज्य जो है बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ना और अपना ग्रोथ जो है उनका स्टार्ट हुआ था, एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था। भाई देखो, कुछ भी हो, यदि आप बेटे हैं तो आप अपने पिता को तो भूल नहीं सकते, और यदि आपके पिता हैं तो वो अपने पिता को तो भूल नहीं सकते। तो यानी कि जो वंशावली है जहाँ से एक्चुअल उसका एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ है वो हम भूल नहीं सकते। तो श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रीगुप्त को ही हम गुप्त साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। और श्रीगुप्त के बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स जो मैं बताना चाहूँगा आपको, कि श्रीगुप्त बहुत बड़े राजा तो नहीं थे, यानी एक बहुत बड़े किंग के रूप में उभर कर सामने नहीं आए, लेकिन ही वॉज द फाउंडिंग पिलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो नींव के पत्थर थे, जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को एक नींव दिया, एक फाउंडेशन दिया कि वो एक बड़े एम्पायर के रूप में उभर कर सामने आ सके। एक्चुअली जब हम इनकी बात करते हैं तो ये आते हैं हमारे बंगाल वाले रीजन से। बंगाल का जो सेंट्रल यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है, केंद्रीय रीजन जो है इनका, सेंट्रल रीजन, वो वहाँ से ही बिलोंग करते थे। और ये अपने लिए एक उपाधि इन्होंने बनाई थी जिसको हम बोलते हैं महाराजा। क्या? महाराजा। तो महाराजा की उपाधि इन्होंने अपने को दी थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु बिकेम द फर्स्ट माइटीएस्ट किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर? यानी गुप्त साम्राज्य का पहला सबसे शक्तिशाली राजा कौन बना? चलिए, इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गुप्त वंश के शुरुआती दौर को समझाता हूँ। इस तरह से वो जो समझने की कोशिश करेंगे आप तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जब हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आपके समझने के लिए मैं इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ। एक होता है हमारा फाउंडर्स और दूसरे हैं लेटर। लेटर जो बाद के गुप्ता वंश के जो शासक हुए वो लेटर में आ गए। फाउंडर्स में ऐसे आप समझिएगा, अभी जस्ट पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, श्रीगुप्त होते हैं। ठीक है, श्रीगुप्त, और इनके बाद इनके जो सक्सेसर हैं यानी इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो होते हैं घटोत्कच। घटोत्कच, इनके बाद इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो होते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो होते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिक हमारे क्या है, ये वो लोग हैं जिन्होंने गुप्त वंश को बहुत आगे तक लेकर गए। बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि इन्हीं के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य फला फूला, और इन्हीं लोगों के समय में गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। इन्हीं लोगों के समय को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। लेटर गुप्ताज की बात करते हैं तो कुमारगुप्त फर्स्ट आए। लेटर गुप्ताज में कुमारगुप्त हुए, कुमारगुप्त प्रथम। फिर इसके बाद आपके स्कंदगुप्त हो गए। ठीक है, स्कंदगुप्त हो गए, इन लोगों का नाम आता है। बाकी बहुत सारे लोग हैं, एक पूरी सीरीज है। यदि आप कहेंगे तो मैं उसको इमेज के थ्रू आप लोगों को कम्युनिटी टैब में इसको पोस्ट भी कर सकता हूँ। देखिए, इसमें मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त जो थे वो हमारे फाउंडर हैं, वो हमारे नींव के पत्थर हैं जिन्होंने इस साम्राज्य का गठन किया, इस साम्राज्य को स्टेब्लिश किया। फिर इसके बाद घटोत्कच। देखो, आप जब इनको वंशावली को समझते हो तो जो श्रीगुप्त हैं वो 240 से, श्रीगुप्त के बारे में है कि 240 से 280,
280 एडी तक इन्होंने अपना साम्राज्य को संभाला है। ठीक है, फिर इसके बाद घटोत्कच आते हैं। घटोत्कच की बात आती है तो याद रखिएगा 280 से लेकर 319 एडी तक ये व्यक्ति जो है वो साम्राज्य संभालते हैं। ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत बड़े राजा के रूप में तो उभर कर सामने नहीं आए, लेकिन वो होता है ना कि किसी चीज़ के लिए, किसी बड़े चीज़ की बात जब हम करते हैं या कोई बड़ा सपना होता है तो धीरे 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 फाइनली एक बेस आप तैयार करते हैं, और उस बेस के बाद एक ऐसी जनरेशन आती है जब वो आपके लिए क्या करती है, वो बड़ा सा लंबा छलांग मारने के लिए तैयार रहती है कि भाई साहब अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे बाप दादाओं ने इतना कर दिया है कि अब मुझे बस विजय प्राप्त करनी है चारों तरफ से। तो ये वो सिचुएशन थी कि श्रीगुप्त और घटोत्कच वो व्यक्ति बन गए जिन्होंने वो नींव बना दी थी, जिसके बाद जो पहले शक्तिशाली राजा के रूप में बनेंगे वो हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट बन जाते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट बन जाते हैं, इसीलिए आंसर आपका होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। अभी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ये सीरीज जो है, जो इनका वंशावली है, इसको ज़रूर एक बार आप देखिए, और इसको मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ आगे चलकर। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अभी, तो आई होप ये भी क्वेश्चंस आपने बहुत आसानी से समझ लिया होगा। चलिए अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जाता है कि हु इज बिलीव्ड टू इंस्क्रिप्ट द प्रयाग प्रशस्ति। माना जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था। देखिए ऑप्शन है आपके पास कविराज, आर्यभट्ट, हरिसेन, कालिदास। सो चलिए हम लोग एक बार ऑप्शंस को इसको एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको ये समझना होगा कविराज। कविराज तो आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे। कविराज सीधी सीधी बात है कि समुद्रगुप्त को कहा जाता था, समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, फिर आते हैं आर्यभट्ट की बात करते हैं। तो आर्यभट्ट साहब जो थे वो हमारे एक मैथमेटिशियन थे, तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो आर्यभट्ट से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में जनरली समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी उनकी जो अप्रेजल है, उनका प्रशस्ति है, जिसको हम बोलते हैं यशगान करना, ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो ये हो गए हमारे हरिसेन और कालिदास। तो कालिदास जो थे वो हमारे ग्रेट पोएट हैं, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे थे। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रेजल की बात हो रही है, उनके यशगान की बात हो रही है। तो याद रखिएगा हरिसेन जो है वही हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि हरिसेन है ये हमारे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, यानी इनके कोर्ट पोएट थे, कोर्ट पोएट थे। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उनके साथ जो किसी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जिनका कोई कंसेप्ट है गुप्ता एम्पायर से संबंधित जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए फटाफट एकदम और जोश के साथ अपने होश को भी संभाल कर रखिए। टू होम चंद्रगुप्त वन वॉज मैरिड टू। देखो भाई क्वेश्चन मैंने बोला था कि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन है कि टू होम चंद्रगुप्त वन वॉज मैरिड टू, वो कौन है जिनसे चंद्रगुप्त फर्स्ट का विवाह हुआ था। चलिए भाई ऑप्शंस है हमारे पास सुभद्रा देवी, कुमार देवी, शकुंतला देवी, बागमती देवी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग समझते हैं इनके शादी की कहानी। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो घटोत्कच के बेटे थे, याद होगा आपको, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था घटोत्कच के बेटे हैं, घटोत्कच के बेटे हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बड़े राजा होने का सपना देखा था, और ये वाकई में काबिल भी थे, और इनके अंदर वो पोटेंशियल थी कि ये अपने आप को एक बड़े राजा के तौर पे स्थापित कर सकते थे।
तो इनके बाप दादाओं ने, आप कह लें कि माता पिता ने इनके लिए जो कन्या ढूंढी, वो क्या हुआ कि लिच्छवी जो एक क्लैन होता था, लिच्छवी एक ऐसी, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा संप्रदाय था जो कि नेपाल के वैशाली जिला, जो आजकल बिहार से भी सटा हुआ है, तो वैशाली जो हमारा बिहार वाला है, वहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे। तो लिच्छवियों के यहाँ शादी का प्रस्ताव गया चंद्रगुप्त फर्स्ट का। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के शादी का प्रस्ताव कहाँ गया? लिच्छवियों के पास। तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त के शादी का प्रस्ताव लिच्छवियों के यहाँ गया। तो भाई देखिए, आप भी राजा हैं, वो भी राजा हैं, तो आपस में राजाओं का तालमेल अच्छा बना, और लिच्छवियों ने चंद्रगुप्त वन के लिए अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ कर दिया। लिच्छवियों की बेटी का जो नाम था वो था कुमार देवी। क्या था? कुमार देवी। आई थिंक आपका आंसर मिल गया है, कुमार देवी। ठीक है, तो कुमार देवी ही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, और आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। कुमार देवी के साथ मैं कुछ और फैक्ट बता दूं। जब चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी हुई तो लिच्छवियों ने पूरा का पूरा मगध जो है वो दहेज स्वरूप किसको दे दिया? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। तो भाई साहब अब देखिए कितना मजे की बात है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट को मगध, जिसके लिए कभी लड़ाइयां लड़ी जाती थी, मगध दहेज स्वरूप प्राप्त हो गया, दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ। तो भाई शादी का फायदा हुआ कि नहीं हुआ बताइए? तो लिच्छवियों के यहाँ हमेशा से ये एक प्रथा थी कि जो भी उनके यहाँ शादी विवाह करता था उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता था, पावर का भी, पैसे का भी, यानी फाइनेंशियल रूप से भी, प्लस आपका पावर के रूप में भी। तो मगध जो है वो दहेज स्वरूप मिल गया किसको? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। तो याद रखना, चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द फर्स्ट किंग और द माइटीएस्ट किंग ऑफ द गुप्ता अंपायर, यानी पूरे गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ा ताकतवर जो कोई व्यक्ति बन के सामने आता है पहली बार, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट था, क्योंकि उसकी शादी लिच्छवियों के यहाँ होती है। लिच्छवियों का पावर ऑलरेडी आधिपत्य था मगध पे, वैशाली के वो ऐसे ही राजा थे या महाराजा थे, वहाँ से उन्होंने मगध पे भी शासन करना शुरू कर दिया था। चूंकि आपको पता है कि गुप्ता साम्राज्य से पहले सब कुछ लगभग टूट फूट गया था और छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया था, तब भी मगध जो है वो केंद्र बना हुआ था, और मगध जो है खाली पड़ा हुआ था। तो लिच्छवियों ने कहा कि भाई कौन संभालेगा? तो उनके जो दामाद हुए नए, जिन्होंने अभी आपने नाम सुना, चंद्रगुप्त प्रथम, इनको ही दहेज स्वरूप में दे दिया कि जाइए आप मौज करिए। ठीक है, तो ये बात हुई चंद्रगुप्त फर्स्ट से उनकी शादी से संबंधित। तो कुमार देवी जो है उनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज लिच्छवी दौहित्र। चलो भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और लिच्छवी दौहित्र का बात हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि लिच्छवी दौहित्र की जब भी बात आती है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि दौहित्र का मतलब होता क्या है ना? लिच्छवी से तो सिंपल आप फटाक से क्वेश्चन का आंसर मार देंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्यों? अभी सर ने आपने बताया कि चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी हुई थी लिच्छवियों के यहाँ, तो नहीं जी, आपको ये भी समझना होगा कि शब्द का मतलब क्या है। दौहित्र का मतलब होता है पुत्री का बेटा। याद रखिएगा, किसका? पुत्री का बेटा। और जब भी पुत्री का बेटा हुआ तो यानी कि कुमार देवी का बेटा। किसका? कुमार देवी का बेटा। याद करिएगा, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी हुई है कुमार देवी से। कुमार देवी का जो बेटा है वो निकल कर आते हैं हमारे समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और समुद्रगुप्त जो है यही वो व्यक्ति हैं जिन्हें हम लिच्छवी दौहित्र के नाम से जानते हैं, यानी ये लिच्छवियों के क्या हो गए? नाती हो गए, यानी पुत्री का बेटा हो गया, इसीलिए इन्हें लिच्छवी दौहित्र के नाम से जानते हैं। और इनको एकदम समझ लेना बेटा कि आप लोग एकदम छूट थी, इनको एकदम छूट थी इस मामले में कि भाई आप जो है वो गुप्त साम्राज्य के
होने वाले सबसे भावी और सबसे ताकतवर राजाओं में से एक है। चंद्रगुप्त वन ने, याद रखिएगा, एक टाइटल ली थी जिसका नाम है महाराजाधिराज। और समुद्रगुप्त वन ने भी कहा कि मुझे अपने पिता के समान एक टाइटल चाहिए, तो मुझे भी महाराजाधिराज की टाइटल चाहिए। तो उन्होंने अपने पिता के समान ही एक और टाइटल उपाधि लिया, जिसे हम महाराजाधिराज की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो इनके पिताजी हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट इनके पिताजी हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने उपाधि ली है किसकी? तो याद रखिएगा, इनको उपाधि दी गई है महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि दी गई है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो श्रीगुप्त थे वो बहुत बड़े राजा बनकर उभर नहीं पाए थे, बहुत बड़े राजा बनकर नहीं अपना जीवन जी पाए, क्योंकि उनको महाराज के नाम से ही जाना जाता था। एक छोटे से एरिया के वो राजा हुए, एक छोटे से किंगडम के वो राजा हुए, लेकिन जो सपना था कि एक समय ऐसा आएगा कि गुप्त साम्राज्य पूरे भारतवर्ष पे राज्य करेगा, वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। चंद्रगुप्त प्रथम वो पहले व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने महाराजाधिराज की टाइटल ली। ठीक इन्हीं से प्रेरित होकर समुद्रगुप्त ने कहा कि नहीं, मैं भी पिता के समान महाराजाधिराज की उपाधि लूंगा। तो याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य में ये ऐसे दो बड़े ताकतवर राजा बनकर सामने निकले जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली। तो समुद्रगुप्त को ही हम लिच्छवी दौहित्र के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम पुत्री का बेटा, दौहित्र का मतलब होता है पुत्री का बेटा, यानी कि नाती, किसका? लिच्छवियों का। तो लिच्छवियों का नाती के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त बहुत ही बड़े ताकतवर राजा बनकर निकले। पिता तो की पावरफुल व्यक्ति थे ही, और जो बेटा निकला वो उनसे भी 10 कदम आगे। और समुद्रगुप्त के बारे में मैं आपको और भी चीज़ें बता दूं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। समुद्रगुप्त वो व्यक्ति है जिसने सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किया गुप्ता साम्राज्य का। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि ये नॉर्थ ईस्ट के 9 राजाओं को, नॉर्थ ईस्ट यानी कि आर्यावर्त, किसको? आर्यावर्त, आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया। 9 राजाओं को हराया, इतना याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। 9 राजाओं को हराया, और यही वो व्यक्ति है जिसने दक्षिण पथ के 12 राजाओं को हराया। दक्षिण पथ के 12 राजाओं को हराया। ठीक है, और इनके लिए पॉलिसीज अलग रखी। नॉर्थ ईस्ट यानी आर्यावर्त के जो 9 राजा थे उनके लिए बहुत ही कटु था, बहुत ही कड़क था। लेकिन दक्षिण पथ के जो 12 राजा थे, इनके लिए जो इसकी पॉलिसी थी कि इनको इनके गद्दी पर खुद बैठने दिया। बोला कि ठीक है, तुम हारे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ही इस गद्दी पर बैठोगे, तुम ही अपने किंगडम को संभालोगे। बस अंतर क्या होगा कि अब राज्य तुम्हारा नहीं होगा, अब राज्य मेरे अधीन होगा, नियम कानून मेरा होगा, और आप सिर्फ सत्ता में आप एक मीडियम यानी माध्यम की तरह पे काम करोगे। तो ये बहुत ही बड़ी इसकी पॉलिसी थी। तो समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके सामने पेश कर दिया हूँ। ठीक है, आशा और उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आएगा, और बस जुड़े रहिए 25 क्वेश्चन तक। आपको मज़ा नहीं आया तो फिर देखिएगा, और फिर परीक्षा स्क्वायर को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाउ मेनी किंग्स वेर कंक्यूर्ड एंड डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त इन दक्षिण पथ? दक्षिणापथ में समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को परास्त किया था? अभी जस्ट आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने बताया कि दक्षिण पथ के 12 राजाओं को इसने हराया था। दक्षिण पथ के 12 राजाओं को इसने हराया था। तो 12 इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉर्थ ईस्ट यानी आर्यावर्त, नॉर्थ ईस्ट को हम क्या बोलते हैं? आर्यावर्त के 9 राजाओं को इसने हराया था। ठीक है, और समुद्रगुप्त के बारे में एक कहानी और आती है। समुद्रगुप्त को हम लोग क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। और ऐसा क्यों कहा जाता है इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया?
ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा। ये क्यों कहा जाता है इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया? क्योंकि ये कभी भी परास्त नहीं हुआ, यानी अपने जितने भी इसने जीवन काल में युद्ध लड़े हैं लगभग सभी में इसने विजय प्राप्त की है, इसीलिए इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आशा और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट टू कंट्रोल अ डिस्ट्रिक्ट अंडर द गुप्ता अंपायर? गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत किसी जिले को नियंत्रित करने वाला प्रशासनिक पद क्या था, यानी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट क्या था? तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ छोटी जानकारी दे दूं कि आखिर ये गुप्ता अंपायर में जो प्रशासन कार्य करता था वो किस प्रकार से करता था। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किंग जो है, राजा, वो सबसे सेंट्रल पॉइंट होता था, यानी पावर का सेंटर कहाँ है? किंग के पास है। किंग से चलता है जो पावर है वो स्टेट की तरफ। कहाँ पे? स्टेट की तरफ, ठीक है, यानी राज्यों की तरफ। स्टेट बोले तो हम इसको प्रोविंस के नाम से जान सकते हैं, यानी छोटे छोटे राज्यों में जो विभाजित है। तो प्रोविंस से आगे जो इनका हायरार्की है वो जाता है जिले की तरफ। जिले को हम बोलते थे विषया, ठीक है, विषया। और जिले के बाद जो सबसे छोटा लेवल माना जाता था वो होता था हमारा ग्राम। तो ग्राम के बारे में समझिए कि सबसे छोटे लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। तो ग्राम से हम लोग शुरू करते हैं, और यहां पर आपको बता दूं कि ग्राम यानी गांव जो कंट्रोल किया जाता था वो व्यक्ति कहलाता था ग्रामाध्यक्ष। क्या? ग्रामाध्यक्ष, ठीक है, ग्रामाध्यक्ष। विषय यानी कि जो जिले को कंट्रोल करता था उसको हम बोलते थे विषयपति। क्या बोलते थे? विषयपति, ठीक है। जिलों के बाद जो ऊपरी हायरार्की है वो है स्टेट या प्रोविंस। तो किसी भी स्टेट को कंट्रोल करने वाला जो व्यक्ति होता था वो प्रिंस, यानी जो राजकुमार हो गए या राजा हो गए वहां के, वो वहां का कंट्रोल करते थे स्टेट या प्रोविंस को। और सबसे टॉप लेवल पे जो हायरार्की के होता था वो किंग होता था, ठीक है, किंग होता था। जब सेंट्रल पावर की बात आती है तो याद रखिएगा कि इसके अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम लोग अमात्य कहते थे। क्या कहते थे? अमात्य कहते थे, ठीक है। और इसी तरह से जो स्टेट या प्रोविंस को जो कंट्रोल करते थे, यानी जो प्रिंस हो गए, इनको सजेशन देने के लिए कुमार अमात्य होते थे। याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है भाई अमात्य और कुमार अमात्य में, ठीक है। कुमार अमात्याज होते थे। तो अमात्य राजा को गाइड करते थे, राजा को काउंसिल करते थे, राजा को एडवाइस करते थे। जो स्टेट या प्रोविंस को कंट्रोल करते थे वो होते थे प्रिंस, राजकुमार, तो उनके लिए कुमार कहा जाता था। तो कुमार अमात्याज जो थे वो स्टेट या प्रोविंस को कंट्रोल करते थे। ठीक उसी तरह से जो हमारे विषया हैं, यानी कि जो जिले हैं, उनको विषयपति जो है कंट्रोल करता था। और किसी भी ग्राम की बात होगी तो ग्रामाध्यक्ष जो है वो कंट्रोल करता था। तो आपका आंसर हो जाएगा विषयपति। यानी विषयपति वो व्यक्ति होता था जो किसी एक जिले की बागडोर संभालता था। ठीक है, किसके द्वारा अपॉइंट होता था? तो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होता था। राजा जो है तुरंत किसको अपॉइंट करता था? प्रिंस को, राजकुमार को। राजकुमार या उनके जो गवर्नर्स हो गए, कुमार अमात्याज हो गए, वो विषयपति को निर्धारित करते थे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हु रोट मेघदूतम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम एंड अभिज्ञान शाकुंतलम? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछना ही नहीं है। ये तो लगभग आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में देख लेना, अगर जो गुप्ता अंपायर से सवाल पूछे गए हैं तो क्या कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में आपको मेघदूतम, कुमार शांभवम, मालविकाग्निमित्रम या अभिज्ञान शाकुंतलम का वर्णन मिल जाएगा। भाई साहब आप लिख के रख लीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा ये उस व्यक्ति का लिखा हुआ है जो भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आंख बंद करके एकदम आप इसको कालिदास रख लीजिएगा। ठीक है, कालिदास जी वो व्यक्ति हैं जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में दरबारी कवि थे। याद रखिएगा, किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में दरबारी कवि थे।
ये हो गए हमारे कालिदास जी। इनकी जो मशहूर कृतियां हैं वो आपके सामने हैं, मेघदूतम, कुमार शांभवम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो याद रखिएगा, ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कृतियां हैं और हर एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आशा और उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस को कनेक्ट कर पा रहे होंगे और आपको क्वेश्चंस अच्छे भी लग रहे होंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा है कि पंचतंत्र वॉज रिटन बाई, पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई। देखिए, अब ये जो सेक्शन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 से लेके कुछ आगे क्वेश्चन नंबर 10, 12, 15 तक, जो भी हुआ लिटरेचर से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट जो, यानी गुप्ता एम्पायर में जो भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर वर्क हुए हैं उनके बारे में ये क्वेश्चंस हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान से रखिएगा। पंचतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र की कहानियां हम लोग जब बच्चे थे तो छोटी छोटी कहानियां पढ़ते थे पंचतंत्र की, आपको उससे कनेक्ट कर लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद आएगा, पंच सिद्धांतिका। कंफ्यूज मत होइएगा, पंचतंत्र और पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका ये दोनों अलग कंसेप्ट हैं। पंच सिद्धांतिका जो है वो आगे, अगला क्वेश्चन लीजिए, सामने आपके क्वेश्चन नंबर 10, पंच सिद्धांतिका की रचना किसके द्वारा की गई थी। पंच सिद्धांतिका की रचना वराहमिहिर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा भाई, वराहमिहिर के द्वारा की गई थी। पंच सिद्धांतों की बात की गई है, जो कि जीवन के अलग अलग कल्चर से, अलग अलग स्टेजेस से होकर जो इन्होंने 5 सिद्धांत दिए हैं, आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। पंच सिद्धांतिका जो है वो वराहमिहिर ने दी थी। ठीक है, आशा और उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे। ये चूंकि लिटरेचर से क्वेश्चंस है तो डायरेक्टली आप इसका आंसर्स याद रखिएगा और डायरेक्टली इनके आंसर्स आप करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत के शेक्सपियर के रूप में किसे जाना जाता है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया, कालिदास जी इज ऑल्सो नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं, तो याद रखिएगा, इनकी इंपॉर्टेंट कृतियों में आता है कुमार संभवम, बोलिए कुमार संभवम। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ये सब इनकी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में मैं आपको बता दूं, अभिज्ञान शाकुंतलम वो कृति है जिसमें कालिदास जी ने शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रेम प्रसंगों की बात की है। राजा दुष्यंत के प्रेम प्रसंगों की बात की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोमांटिक ये इन्होंने प्ले लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम, उसको आप जाके पढ़ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चंस देखने के बाद आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ये जो आपको हर एग्जाम में देखने को लगभग मिल ही जाते हैं। तो क्वेश्चंस के साथ कनेक्टेड रहिएगा और वीडियोस को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। परीक्षा स्क्वायर को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा।